हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर, जो कि क्लास 10th सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। जी नोट्स को यूज करके आप इजिली 95% स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। केवल एक वीडियो, कम समय में कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे, जिनसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स की मिल जाएगी, जो कि मेरी द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। जी हाँ, हैंड रिटन नोट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। हाई शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना है। एंड देन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इनके बारे में पढ़ना है। एंड देन आपको कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल से शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, एंड देन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखो जी, मेटल्स क्या होते हैं। देखो, बेसिकली मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी किसी भी दो चार प्रॉपर्टीज को पकड़ा के हम मेटल्स की डेफिनेशन बना देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पहली डेफिनेशन, एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, उनको हम मेटल्स कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की भैया। ठीक है, इसी को डेफिनेशन बना के लिख दिया। या फिर अगर हम ये बोलें कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, तो उनको हम मेटल्स बोल सकते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन होगी। तो मेटल्स की बेसिकली हम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कहीं भी आपको एक दो नंबर में मिल जाए क्वेश्चन की मेटल्स बताओ भैया क्या होते हैं, देन वही फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप कंबाइन करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर मैंने ये जो लिखाई, तो डेफिनेशन में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आता नहीं डायरेक्ट व्हाट इज मेटल। मेनली आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जाती है मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हमारा आयरन होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला Fe होता है, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au, ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स की। सबसे पहली चीज़ तो, मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, समझ गए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम और पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट मेटल, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं भैया, सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। मेटल्स ही होते हैं भैया, पोटेशियम सोडियम ये मेटल्स ही हैं, लेकिन ये सॉफ्ट हैं। होता है ना कि भाई जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं सारे के सारे, बट कुछ एक दो मेटल्स है ना, जैसे अल्कली मेटल्स होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मेटल हमारे सॉलिड होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं हमारे। मोस्टली मेटल्स रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो हमारा होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्ड पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है मेटल से, गुड कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है जी। अब देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं, ठीक है, किससे बनाई जाती है? मेटल्स से, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम। इन मेटल से हमारी वायर्स बनाई जाती हैं। क्यों? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी भी पास की जा सकती है और हीट भी पास हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में हम क्या यूज करते हैं? मेटल्स। कौन से? जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज यही है, इसलिए मेटल्स को हम यूज करते हैं वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को जब हम किसी हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करते हैं तो टन टन आवाज आती है एक। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब आप मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से हिट करोगे, देन वहां पर आपको आवाज मिलेगी। जैसे स्कूल बेल होती है तो वहां पे टन टन आवाज होती है, मेटल की बनी हुई होती है, वही प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल मतलब दे कैन बी हैमर्ड इन थिन शीट्स। पतली पतली शीट्स में मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है पीट पीट के। आपने मार्केट में देखा होगा कुछ लोग मेटल्स को होता है, लोहा वगैरह होता है, उसको पीट पीट के बिल्कुल पतला कर देते हैं, तो वो मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल्स। मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या हो गया? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम लोग पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उनको पीट पीट के। ठीक है जी। और गोल्ड हमारा है, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, देखा होगा आपने गोल्ड मतलब कितना पतला कर देते हैं सुनार, गोल्ड की कोई चीज आप खरीदते हैं।
तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जनरली हाई होता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जिनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन याद रखेंगे सोडियम और पोटेशियम है तो ये मेटल्स, लेकिन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होता है। ये होगी हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर कहें तो एयर। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जी हाँ, ये देखो कॉपर है हमारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, बन गया ना। कॉपर क्या हमारा मेटल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे मैग्नीशियम हमारा मेटल है, O2 के साथ रिएक्ट किया एयर के साथ, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और कहने का मतलब सीधा सा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन मेटल ऑक्साइड बन जाता है। फिजिकल ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चैप्टर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। बट सम मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक as well as basic behavior and react with both acid as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxide। देखो जनरली हमने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड जो हमारे होते हैं वो बेसिक होते हैं भैया, बेसिक। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक भी बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। भैया आपने कहा था मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, बट यहाँ तो बात ये बोली जा रही है कि कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ बेसिक भी होते हैं। हाँ, तो उनको ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, साथ ही साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। ये एसिडिक भी है, बेसिक भी है, दोनों तरीके। एसिड के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, एंड देन हमें सॉल्ट एंड वाटर भी मिल जाएगा। इसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दो इसके एग्जांपल याद रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बॉस याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, HCl क्या हमारा एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, AlCl3 जो कि हमारा सॉल्ट हो गया, H2 हमारा जो कि वाटर हो गया। और यहीं पर देखो आप नीचे Al2O3 वही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन है, बेस, मतलब वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तब भी सॉल्ट बना रही है, वाटर बना रही है। तो ये कौन सी हो गई हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे कि मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स vigorously that catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया हमारा और पोटेशियम हो गया, ये क्या है कि बहुत जल्दी, मतलब अगर इनको खुले में रख दिया ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी इनमें आग लग जाती है अगर इनको खुले में रख दिया। इसलिए इसमें हम किस में डुबा के रखते हैं, केरोसिन, मिट्टी के तेल होता है ना, मिट्टी का तेल केरोसिन, उसी में डुबा के इनको रखना पड़ता है। अगर हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे, ऐसे खुले में रख देंगे इन्हें, सोडियम एंड पोटेशियम को, तो इनमें आग लग जाएगी बहुत जल्दी, तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे कुछ मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन पे क्या होता है कि एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ऊपर, किसकी, ऑक्साइड की, इनकी ऑक्साइड की। वो किसको रोकती है, फर्दर ऑक्सीडेशन, और ज्यादा ऑक्सीडेशन ना हो उससे प्रोटेक्ट करती है मेटल को, ठीक है। तो ये मेटल का आप याद रखेंगे पॉइंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये कुछ मेटल्स हैं जिनके ऊपर थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि उनको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर एंड गोल्ड ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन हमें क्या मिलता है, भैया मेटल ऑक्साइड मिलेगा एंड हाइड्रोजन मिलेगा। फर्दर ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको फर्दर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दे देन हमें क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखेंगे, देखो नॉर्मली मेटल लिया हमने, दिखा देता हूँ बॉस, नॉर्मली मेटल लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, मेटल ऑक्साइड बन गया एंड हाइड्रोजन गैस मिल गई। फर्दर इसी मेटल ऑक्साइड को हमने फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया देन हमें क्या मिल गया, फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स होती हैं जो कुछ तो हाईली रिएक्टिव होती हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं,
कुछ ना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं ना कम रिएक्टिव होती है, बीच की होती हैं। तो कुछ मेटल्स हमारी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ हमारे गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ ना ठंडे के साथ रिएक्ट करती हैं ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, वो करती हैं स्टीम के साथ, भाप के साथ। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिएक्ट विद कोल्ड H2O। जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, वो इन तीन याद रखेंगे, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। और कुछ मेटल देखो जो कि सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, भाप के साथ। एल्यूमिनियम हो गया हमारा, Fe हो गया, जिंक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ भाप यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जो गर्म पानी के साथ कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, याद रखें, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स एज बबल्स ऑफ H2O स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है ना, जो ये फ्लोट होने लगती है, मतलब तैरने लगती हैं, क्योंकि H2O वाटर के जो बबल्स होते हैं इनके सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब ये पॉइंट आपको आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं ना, आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएगा, तभी समझाऊंगा आपको। ये देखो, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। सोडियम मेटल कैसे पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, बताओ भैया। देखो जी, सोडियम है ना, ये N है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है कोल्ड H2O के साथ। वही हमें देखना, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। देखो, फॉर सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज वायलेंट इवन विद कोल्ड वाटर एंड सो एक्सोथर्मिक दैट हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर्स। देखो होता क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम है ना, जो इनकी रिएक्शन बहुत जबरदस्त होती है, वायलेंट, बहुत जबरदस्त। मतलब कि अगर तुम ठंडा पानी भी ले लो ना, तब भी इनकी जो रिएक्शन है बहुत जबरदस्त होती है और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है ना। मतलब तुम 100 साल पुराने दोस्त से मिलो और एकदम चिपक जाते हो, भाई साहब मिल गया, दोस्त मिल गया, अरे भाई गले लग जाओ। वैसे ही होती है यहाँ पे रिएक्शन, बहुत वायलेंट होती है, बहुत दबा के होती है, समझ रहे हो। तो इसलिए होता क्या, हाइड्रोजन बहुत जल्दी फायर कैच पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे इक्वेशन दी गई है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम प्लस 2H2O देन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन मिल गई एंड हीट निकली। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तो होगी सोडियम की रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी पोटेशियम की रिएक्शन। तो ये लिखा है जो कि पोटेशियम 2K लिखा है प्लस 2H2O वाटर, KOH बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकल गई। इनको याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर, ठीक है। कैल्शियम की रिएक्शन कैसे होती है, फॉर कैल्शियम रिएक्शन इज लेस वायलेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, वो बहुत भयानक तरीके से नहीं होती है, आराम से मीडियम, ये बोल सकते हो आप, मीडियम कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त नहीं होती है, बस हो जाती है, काम चलाओ, जितनी होनी चाहिए उतनी लिमिट में, ठीक है। इसकी रिएक्शन है कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस H2 गैस मिल गई, ठीक है। अब एक नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये देखो, एल्यूमिनियम एंड Fe मतलब आयरन रिएक्ट विद स्टीम नॉट विद हॉट वाटर। जो हमारे एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन है, ये स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करती हैं, गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन की याद रखना, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये मेटल रिएक्ट कर रही है H2O के साथ, बट H2O किस फॉर्म में है, भाई, स्टीम के फॉर्म में है, भाप के फॉर्म में, ठीक है। यानी हमें मिलेगा Al2O3 प्लस 3H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, देन क्या मिलता है, पहली चीज तो ये मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट मिलता है हमें और H2 हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एग्जांपल आप ये याद रख सकते हैं, Fe हमारा मेटल है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, देन FeCl2 एक हमारा सॉल्ट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस H2 मिल गई, ओके। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मतलब मेटल कोई दूसरे मेटल का सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करती है, देन क्या मिलता है। देखो जैसे कि मेटल ए है हमारी, ये हमारी एक मेटल है, मेटल ए, ठीक है। ये रिएक्ट कर रही है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ठीक है। देन होगा क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है। मेटल ए अकेला है, ये पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का। अब क्या होगा, ए है ना जो, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में चिपक गया जाके ए, और बी को अलग कर दिया मेटल बी को, ठीक है। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, ये मेटल का है, मेटल कौन सी है, बी, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी,
और ये मेटल ए अलग है। मेटल ए जाके चिपक गया सॉल्ट सॉल्यूशन से, और इसमें जो मेटल भी चिपका हुआ था पहले सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग कर दिया। ये लिखा है, नॉर्मली आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगी। देखो एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। वो ये जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को भगा देती है उसके कंपाउंड से और खुद जाके चिपक जाती है। मेटल ए है यहाँ पर, क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, ज्यादा होशियार है, और यहाँ पे जो बी चिपका हुआ है ये गधा टाइप का है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ए आएगा बी को भगा देगा और खुद चिपक जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए से, और मेटल बी बेचारा अकेला रह जाएगा। अलग कर दिया। ये देखो लिखा भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर 1 में जो पढ़ाई थी मैंने वही है। तो यहाँ पर आप इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट किया, FeSO4 बन गया प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये पूरा एक कंपाउंड बना हुआ था, SO4 से चिपका हुआ था कॉपर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आयरन आ गया Fe, आयरन ने बोला भैया हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, हम ज्यादा होशियार हैं, हम चिपकेंगे SO4 से। तो Fe जाके चिपक गया SO4 से, Cu बेचारा अकेला रह गया। यहाँ पर देखो अलग कर दिया बेचारे को, क्यों, लेस रिएक्टिव है ना ये कॉपर, इसलिए। अब यहीं पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप चाहें कि FeSO4 ये जो है ना FeSO4 सॉल्यूशन, इससे आप रिएक्ट करा दें कॉपर को, देन ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है ना जो ये लेस रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये Fe को SO4 से अलग कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो भाई, तो वही चीज है, लेस रिएक्टिव ना Fe, कॉपर होता है जो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। अगर कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है तो यहाँ पर Fe को अलग कर सकता है, बट नहीं यार, वो तो पिड्डी है, आयरन ज्यादा बहादुर है, तो नहीं कर पाएगा अलग, क्या करेगा फिर यही होगा भैया, कॉपर तो अलग ही रहेगा और Fe चिपका रहेगा SO4 से। हाँ जी, तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। भैया रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले आता है यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, PV, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, एंड देन लास्ट में आता है गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाते हैं जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो मतलब वही है, जो सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो याद रखेंगे, जो हमारे पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। तो ये समझ लो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। पोटेशियम की तो बात ही छोड़ो भैया, सबसे टॉप पे आता है ये। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, Au, गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कहाँ? मेटल से नॉन मेटल। वो कंपाउंड्स जो कैसे बनते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है नॉन मेटल के पास, उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये सीधी सी बात है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसके पास, नॉन मेटल के पास, ये ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का आप एग्जांपल देख लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। अब भाई ये कैसे बन गया, ये हमारा जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, इसके पास क्या है, इसकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और चाहिए कितने होते हैं बैलेंस होने के लिए, 8। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन है ना जो, ये डोनेट कर देता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर कितने बचते हैं इलेक्ट्रॉन, 8। एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब ये छोड़ दिया, जो नॉन मेटल है कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। तो ये क्या करता है, सोडियम से ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन और अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 2 8 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस होने के लिए लास्ट सेल में जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है लास्ट वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो भैया सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। सोडियम कैसे खुश हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन मिल गया, दोनों खुश हो गए और ये बन गया हमारा फाइनली NaCl, ठीक है जी। यही होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लो भैया। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहला फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका, सॉलिड एंड हार्ड, ठोस होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं, रीजन पूछा जाए अगर आपसे तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ही तो होते हैं। सोडियम के पास हो गया पॉजिटिव आयन क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया,
नेगेटिव आयन हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो पकड़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लड़का लड़की के बीच में देखा कुछ कुछ वैसा ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत हाई होता है, बहुत कस के पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, अलग करना मुश्किल होता है, इसलिए सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। ये जनरली ब्रिटल होते हैं और टुकड़ों में ये टूट जाते हैं जब इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे आप, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और ये ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है हमारा। थर्ड है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है भैया? जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल। ये सीधी सी बात है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ये मिल जाते हैं अच्छे से, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये नहीं घुलते मिलते हैं, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल में। ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहें तो सॉल्यूशन फॉर्म में एंड मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ध्यान रखेंगे बॉस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना बॉस। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अब हमको पढ़ना है अकरेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ये कहाँ भाई पाए जाते हैं और किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब स्टेट इन द सेंस सॉलिड लिक्विड गैसेस है ना। कंबाइंड स्टेट होती है, एक फ्री फॉर्म होती है, कंपाउंड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं ना, बहुत सारी मिलावट के साथ पाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लेस केमिकल रिएक्टिविटी, ये कम क्यों है ना, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हैं तैसी, कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल साफ, मतलब साफ सुथरे टाइप के मिलते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों के चक्कर चले रहते हैं, बहुत सारे इधर उधर इधर उधर, है ना वो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं, कोई चक्कर वगैरह नहीं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। सेकंड क्या है, कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। अब जैसे कि हमारे कॉपर और सिल्वर है ना, ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कहते तो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म क्या होती है बेसिकली, जैसे कि मान लो आपको कॉपर निकालना है, बट कॉपर कभी भी डायरेक्ट आपको कॉपर नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे मतलब कंपाउंड के फॉर्म में ये पाए जाएंगे। कॉपर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ इसमें मिली हुई होंगी, फिर उसमें से हमें कॉपर बाहर निकालना पड़ता है, समझ रहे हो, मिलावट होती है बहुत सारी, अंदर से निकालना पड़ता है फिर कॉपर, सिल्वर, ठीक है जी, वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसके बीच में जो मेटल्स आते हैं जैसे कि जिंक, आयरन एंड लेड, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये तो मिलावटी में ये तो मिलावटी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये फ्री डायरेक्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे। लाइक जिंक, आप सोचो बिल्कुल जिंक ही मिल जाए प्योर, हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है ना, तो नहीं मिलेगा भाई, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, उससे जिंक बाहर निकालना पड़ेगा, समझो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई, बिगड़े हुए होते हैं, है ना, गलत लोगों संगत में जुड़े हुए होते हैं, और फिर उनको बाहर निकालना पड़ता है वहाँ से, सीधे शुद्ध नहीं मिलेंगे वो चीज़, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं आपको, पहला मिनरल्स, दूसरा ऑर्स। देखो बॉस, मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। देखो एलिमेंट्स या कहें तो कंपाउंड्स जो कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कहें तो कंपाउंड्स जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और ओर्स क्या है भैया, ओर्स बेसिकली ये होता है एक पर्टिकुलर किसी मेटल का कोई मिनरल, जिससे कि हम हाईली प्रॉफिटेबल रेट पर वो मेटल उससे बाहर निकाल पाए। डेफिनेशन एक बार पढ़ो तब समझ में आएगा। मिनरल दैट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, वो मिनरल जिसमें कि एक पर्टिकुलर कोई एक मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसमें से वो मेटल है जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब बाहर निकाला जा सकता है, उस मिनरल को हम ओर्स कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मिनरल्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको मिनरल कहेंगे। और क्या होगी, वो मिनरल जिसमें कि हम बहुत ज्यादा हमें फायदा हो, उससे हम बहुत ज्यादा मेटल निकाल पाए, एक कोई मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल पाए और उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो, प्रॉफिट हो हमें बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं और, ठीक है जी।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स और, मतलब और होती है जो इसमें क्या हो, और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, उसमें से मेटल को बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर और एंड रिफाइनिंग आर कॉल्ड मेटलर्जी। देखो जो बहुत सारी, जैसे कि हमने मैं कहा ना कि भाई शुद्ध फॉर्म में आपको मेटल नहीं पाया जाएगा, है ना, और भी है तो उसमें बहुत सारी मिलावटी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं और भी, है ना, तो उससे मेटल बाहर निकालना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस जो हमें करनी पड़ती है ना मेटल को साफ करने के लिए, उस मेटल को निकालने के लिए, एकदम शुद्ध मेटल निकालने के लिए, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, और यहाँ पर गैंगू पार्टिकल। गैंगू पार्टिकल क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सैंड, डस्ट एंड मड। जो हमारी और होगी या कहें तो जो मिनरल होगी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज, मतलब गंदगी टाइप की प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैंड के फॉर्म में हो सकती है, डस्ट के फॉर्म में हो सकती है, मड कीचड़ के फॉर्म में हो सकती है, उसको बोलते हैं गैंगू पार्टिकल्स। ठीक है, अब भैया 3 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जिनकी मदद से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंगू पार्टिकल फ्रॉम ओर, मतलब गैंगू पार्टिकल जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया उसी को रिमूव करना, उसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो कंपाउंड में से, ठीक है, जो भी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं उनमें से। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब बिल्कुल मेटल निकाल लो, प्योर मेटल, उस जितनी भी गंदगी है जो भी उसको हटा दो, 99.99% प्योर मेटल मिल जाता है हमें रिफाइनिंग से। समझ गए जी? अब शुरुआत करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब जो ओर्स होती हैं मेटल्स की, उनमें से हमें मेटल को बाहर निकालना है, प्योर मेटल को बाहर निकालना है। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, कोई एक स्टेप नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम किस मेटल का और निकाल, देखो मैंने कहा ना कि और का मतलब क्या होता है, एक ही मेटल मिले हमें एक और से। बहुत तरीके की ओर्स होती हैं, एक पर्टिकुलर मेटल निकलता है और में से, वो भी बहुत फायदा होता है उससे हमें। ठीक है, तो और भी बहुत तरीके की होती हैं। हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ और लिखा है जो यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? रिमूविंग ऑफ गैंगू पार्टिकल फ्रॉम और, वही एनरिचमेंट ऑफ और। ठीक है, हमारे पास कोई एक और है, राइट। अब हो सकता है और जो है वो मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, उस मेटल की और हो जो हाईली रिएक्टिव हो सकता है ये और उस मेटल की हो जो कि जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी हो सकता है ये मेटल उस और की हो जिसकी लेस रिएक्टिविटी है। तो ये 3 तरीके की और हमारे पास हो सकती है मेटल्स की, है ना। हो सकता है उस मेटल की और जो हाईली रिएक्टिव हो सकता है उस मेटल की और हमारे पास हो जो कि मीडियम रिएक्टिव है, या फिर हो सकता है उस मेटल की और हो जो कि लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, राइट। तो इस तरीके से हमारी ओर्स हो सकती हैं। अब देखो जो और हाईली रिएक्टिव मेटल की होगी, ठीक है, उसमें से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और। इलेक्ट्रोलिसिस हम करा देंगे। अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस आगे आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में थोड़ा सा आगे, ठीक है। डायरेक्ट हम ये प्रोसेस करते हैं जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भैया बताओ कि हाईली रिएक्टिव मेटल को हम उसकी ओर से कैसे बाहर निकालेंगे? दे नाम लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन स्टेट, इसके द्वारा हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ये लिखेंगे आप एग्जाम में, राइट। अब अगर मीडियम रिएक्टिव मेटल की और है उसको कैसे हम बाहर निकालेंगे? अब देखो अगर कोई और है मीडियम रिएक्टिव मेटल की तो वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो कार्बोनेट और हो सकती है या फिर सल्फाइड और हो सकती है, राइट। तो दोनों का अलग अलग तरीका है। अगर वो कार्बोनेट और है देन उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को। अगर सल्फाइड और है उसको हम रोस्टिंग से, रोस्टिंग वो वाला नहीं, रोस्ट जो यूट्यूबर्स करते हैं, ये प्रोसेस है पूरी रोस्टिंग, ठीक है, उससे हम बाहर निकालेंगे मेटल को, ठीक है। अब बेसिकली कार्बोनेट और का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, जैसे ZnCO3 ये कार्बोनेट और है, ठीक है, यहाँ पे CO3 आ गया ना तो कार्बोनेट हो गया। सल्फाइड और का एग्जांपल ASGS, ठीक है, ये किन्नाबर भी इसको बोलते हैं, जो भी एनीवे। अब देखो कार्बोनेट और के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैल्सिनेशन प्रोसेस। सल्फाइड और के लिए हम क्या यूज करेंगे? रोस्टिंग, ठीक है। अभी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है आगे अभी वीडियो में आपको पता चलने वाला है, बस आप बने रहिए, अभी सिर्फ समझते जाइए ये सारी चीज, ठीक है। और अब ये जो प्रोसेस है ना कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, ठीक है, यहां से हमें जो फाइनल मेटल मिलेगा वो मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिल जाएगा। अब ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन टू मेटल, ठीक है, रिड्यूस कर देंगे जिससे कि उसमें ऑक्सीजन हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनल प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जैसे कि हमें 99.99% प्योर मेटल मिल जाएगी। ये सारी प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अभी आगे आपको पता चलने वाला है। अब ये और समझ लेते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स की जो ओर्स होती हैं उसमें से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनकी जो ओर्स होती है वो सल्फाइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। कैसे? ये सल्फाइड फॉर्म के
सल्फाइड और के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे थे? रोस्टिंग। पहले भी हमने रोस्टिंग यूज किया था ना मीडियम रिएक्टिविटी वाले में, तो यहाँ पे भी हम रोस्टिंग यूज करेंगे। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिल जाएगा, फिर मेटल को हम फाइनल रिफाइन कर देंगे रिफाइनिंग प्रोसेस से, देन हमें 99.99% प्योर मेटल मिल जाएगा। ये सारी चीज आप याद रखेंगे बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में, है ना। हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका और को हम कैसे ध्यान रखेंगे बॉस। हाईली रिएक्टिव मेटल की और जो होती है उनमें से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी और में से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल की जो ओर्स होती है उसमें से कैसे हम मेटल को बाहर निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़े जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इनको समझ लेते हैं क्या होता है। देखो रोस्टिंग क्या होता है, द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। जो हमारी सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको हम ऑक्साइड में उनकी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली। बहुत ज्यादा हम स्ट्रांगली दबा के हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब बहुत ज्यादा हवा की प्रेजेंस में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो ध्यान रखेंगे भाई रोस्टिंग प्रोसेस का कहाँ यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स को उनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करते हैं? वाई हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत अच्छी तरीके से दबा के हीट करते हैं हम, किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा हवा की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। एग्जांपल आपका ये जिंक सल्फाइड और है ना ये, तो उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, एक्सेस एयर की प्रेजेंट में, देन हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। यही तो हमें चाहिए था, मेटल ऑक्साइड। इसको फाइनल हम क्या करेंगे इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा, हमें जिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यही प्रोसेस है हमारी रोस्टिंग। नेक्स्ट है हमारी कैल्सिनेशन। बहुत ईजी है भाई। कैल्सिनेशन कहाँ यूज होती है? कार्बोनेट ओर्स को उनकी ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। रोस्टिंग में हम क्या एक्सेस एयर में, बहुत ज्यादा हवा की प्रेजेंस में हीट कर रहे थे। कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी हवा के प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग प्रोसेस हम कौन सी और में यूज करते हैं? सल्फाइड और। कैल्सिनेशन किस में यूज करते हैं? कार्बोनेट और में। ठीक है, रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा हवा की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर, हवा की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। ये रहा इसकी इक्वेशन याद रखें। जैसे कि एग्जांपल दिया, जिंक कार्बोनेट है ये ZnCO3। ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हमने इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ये दिस इज आवर कैल्सिनेशन। और एक प्रोसेस रिडक्शन पढ़ चुके हैं आप चैप्टर नंबर 1 में, है ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बाकी देखो समझो, यहाँ पे हमें मिला जिंक ऑक्साइड। हम यहाँ से चाह रहे हैं हमें जिंक चाहिए भैया, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्साइड नहीं चाहिए भाई, ऑक्साइड हटाओ, मुझे जिंक चाहिए प्योर मेटल। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन क्या होती है? मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। देखो होता क्या है, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है ना, हमें उसको ऑक्सीजन को भगाना है यहाँ से ताकि हमें प्योर जिंक मिल जाए। तो हम क्या करते हैं? उसका हम रिडक्शन करा देते हैं। अब भैया रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड होती है उसमें से ऑक्सीजन हट जाता है और वो मेटल हमें मिल जाता है सीधा सीधा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पर? कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? फाइनल जिंक देखो अलग मिल गया बिल्कुल। और ये जो पहले ऑक्सीजन था ना जिंक के साथ, ये अलग हो गया जिंक से, और ये कार्बन के साथ जुड़ गया जाके। हमें जिंक चाहिए था भाई, फाइनली जिंक हमें मिल गया। दिस इज आवर रिडक्शन। उसके बाद देख लो भैया रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, जो बहुत मतलब मेनली रिफाइन मेटल को रिफाइन करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यही मेथड हम यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है बेसिकली ये समझो आप। अब देख लो भैया ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का हम सेटअप बना लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा। ये देखो कुछ इस तरीके का, देखो ध्यान से। एक हमने ये टैंक ले लिया या कहें तो बीकर ले लिया, ये मान लो। ठीक है जी, एक हमने कैथोड लिया, एक हमने एनोड लिया। अब देखना ध्यान से, एनोड पे हम क्या लेंगे? एनोड में हम क्या लेंगे? देखो इम्प्योर कॉपर ले रखा है, जैसे कि यहाँ पर एनोड पर क्या ले रखा है? इम्प्योर कॉपर, मतलब यहाँ पर इम्प्योर मेटल लेंगे। तो ये जो एनोड है, ये देखो एनोड है, हमने क्या ले लिया? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल इस पे ले लिया। और जो इम्प्योर मेटल है उसी का प्योर वर्जन जो है, प्योर मेटल है, वो हमने ले लिया कैथोड पर। ये हमारा कैथोड। ठीक है जी, एनोड पे हमने लिया इम्प्योर मेटल, कैथोड पे लिया प्योर मेटल। और ये जो बीकर है इसी में हमने उसका एक सॉल्यूशन फिल कर दिया। जैसे कि आप पढ़ रहा है हमने क्या? एसिडिफाइड, जैसे हमने इसमें क्या रखा है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्या है हमारा? इम्प्योर कॉपर मेटल। और इस पे क्या है? कैथोड पर प्योर कॉपर मेटल। और इसमें रखा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है,
अब क्या होगा, हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देंगे। देखो बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर फ्लो करा दी हमने करंट। अब क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ, इम्प्योरिटीज हैं ये जो मेटल में, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं वो धीरे धीरे जाके यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज, ठीक है। और जो प्योर कॉपर मेटल होगा वो यहाँ से निकल के जाके कैथोड से चिपक जाएगा, एनोड से निकल के जाएगा और कैथोड से चिपक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसको थ्योरी में आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई ना, यहाँ पर इससे इम्प्योरिटी निकल के यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से जम जाएगी ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड, क्योंकि भाई इसी की गंदगी है ना एनोड की, और प्योर मेटल जो आके कैथोड में चिपक गया और जो गंदगी यहाँ पे थी वो गंदगी नीचे आ गई, इसको बोलते हैं एनोड मड। ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम जरा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया थ्योरी क्या है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दिया, ठीक है। द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो हमने इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर रखा है लिक्विड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने इसमें सॉल्यूशन भर रखा है लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। तो क्या होगा, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा यहाँ से वो जाके यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ही, ठीक है। मतलब वही है, यहाँ से गंदगी निकल के ये बैठ जाएगी नीचे, जिसको हमने एनोड मड बोल रखा है, वही लिखा है उसमें। सेकेंड पॉइंट देखो, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो देखो वही चीज लिख रखी है, ये जो इम्प्योर मेटल है ना, जो है ना एनोड पे जो हमने पूरा इम्प्योर मेटल ले रखा है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होगी, यहाँ पर जम जाएंगी जाके नीचे, जिसको हम एनोड मड बोलेंगे। और जो प्योर मेटल होगा ना जिसमें डिसॉल्व होगा, वो जाके चिपक जाएगा कैथोड पर, ठीक है। वही चीज थ्योरी में लिखी थी। देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया तो जो भी पूरा मेटल था वो इम्प्योर मेटल वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हुआ। डिसॉल्व होने के बाद देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, मतलब ये कुछ क्वांटिटी में जो प्योर मेटल होगा ना, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, वही चीज है ना, कुछ अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ से जाके कैथोड में चिपक जाएगा प्योर मेटल, ठीक है। और गंदगी तो नीचे बैठी जाएगी, वही चीज लिखी है यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट देखो, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड मड। यहाँ एनोड मड की बात हो रही है, वही बोले जो इनसॉल्युबल होते हैं ना इम्प्योरिटीज, वो यहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, जिसको हमने एनोड मड बोला। बस ये थ्योरी आप पढ़ लेना, एक बार ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमको एक टर्म पढ़ना है, अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, बेसिकली अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। अलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब आपने होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्लास 9 में पढ़कर आ रहे हैं, नहीं पता तो यार एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। अलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, किसके, मेटल्स के, मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ। मतलब आपने एक मेटल ले लिया और उसका आपने मिक्सचर बनाया किसके साथ, और उसको आपने मिला दिया किसके साथ, मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ। एक मेटल लिया और उसको आपने एक और मेटल के साथ मिला दिया अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, या फिर किसी नॉन मेटल के साथ पूरा मिला दिया, ठीक है। मेटल को या तो मेटल के साथ मिक्स कर दिया अच्छे से या फिर नॉन मेटल के साथ, ठीक है। उसका होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया और उसका होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया, उसको अलॉय बोलते हैं, ठीक है। अब भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अलॉयज बनाने की, अलॉय फॉर्मेशन एनहांस द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सच एज हार्डनेस। क्या होती है अलॉय फॉर्म, अगर हम किसी चीज़ का कर देते हैं, किसी मेटल का अलॉय फॉर्म हम कर देते हैं, देन क्या होता है, हम जो प्रॉपर्टी चाह रहे हैं कि उसमें आ जाए तो वो आ जाती है। जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं आ पाती है जो हम चाहते हैं, बट उसका अगर हम अलॉय बना लेते हैं देन वो प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि हार्डनेस, कोई मेटल है उसमें हार्डनेस नहीं आ पा रही जिस लेवल की हमें चाहिए, अलॉय बना देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और अभी आगे हम कोरोजन पढ़ेंगे ना, इस पे, इससे भी बचाने में हेल्प करता है अलॉय, कोरोजन, है ना, ठीक है। अब आपको एक अलॉय का एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, याद रखेंगे, ब्रास, कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है इसमें। कॉपर एंड जिंक बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल इनका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का, ठीक है, अच्छी तरीके से मिला हुआ होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कोरोजन। वैसे ये चैप्टर 1 में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस फिर से पढ़ते हैं। कोरोजन क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द मेटल गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कोरोड मतलब खराब हो जाते हैं जब उनको हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए। मतलब मान लो कोई लोहे की चीज़ है, आप उसको मॉइस्ट एयर में छोड़ दें, पानी वगैरह बरसेगा और रखा रहेगा वहाँ पर, तो आप देखेंगे कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद उसमें काई लग जाती है, मतलब खराब हो जाता है वो लोहा, है ना। तो वो क्यों होता है, कोरोजन के कारण होता है, राइट। कोरोजन के एग्जाम्पल दिए गए, जैसे सिल्वर होता है ना, वो ब्लैक हो जाता है जब उसको एयर में हम छोड़ देते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा,
रिएक्ट्स विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट करता ही है और एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है सिल्वर सल्फाइड की, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे कॉपर का दिया गया, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कॉपर को खुला छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, और क्या होता है, ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर कार्बोनेट की। सिल्वर का कैसा कलर हो जाता है जब हम छोड़ देते हैं उसको, ब्लैक। कॉपर का कैसा हो जाता है, ग्रीन। सिल्वर का क्यों होता है ब्लैक कलर, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाती है। कॉपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन। कॉपर को अगर हम छोड़ दें हवा में कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन। क्यों हो जाता है, क्योंकि कोटिंग बन जाती है कॉपर कार्बोनेट के ऊपर से, राइट। थर्ड यहाँ पे दिया गया आयरन का एग्जांपल। जब आयरन को हम छोड़ देते हैं मॉइस्चर में तो इस पे कोटिंग बन जाती है फ्लैंकी सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, काई बोलते हैं। लोहा हो जाता है ना, ब्राउन ब्राउन टाइप का सब्सटेंस लग जाता है लोहे के ऊपर और बहुत गंदा सा लगता है, उसको रस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। देखो सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है। कॉपर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्यों हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। वो चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आता है। अब देखो वो जो कोरोजन है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, मेटल को ये खराब कर देती है। बहुत सारी हमारी मेटल की चीज़ें होती हैं, वो जैसे हमारा घर के किवाड़, गेट वगैरह, है ना, कार्स वगैरह, रेलवे के बड़े बड़े पुल होते हैं, वही बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेटल यूज होता है। तो भाई कोरोजन एक बीमारी है, अब इससे बचना पड़ेगा हमें, वरना मेटल हमारा खराब होता जाता है और नुकसान होता जाता है। तो भाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना, कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं। पहला, वाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड और मेकिंग अलॉयज। ध्यान रखेंगे आप पेंट कर देंगे या फिर हम उसमें ऑयलिंग कर देंगे, ऑयल लगा देंगे या फिर ग्रीस लगा देंगे। अब ग्रीस क्या होता है भाई, जाके देखो भाई, इसको प्रैक्टिकल यूज़ किया हो ग्रीस को तो समझोगे। जैसे कि साइकिल की चैन होती है हमारी, उस पर हम ग्रीस लगवा लेते हैं ताकि स्मूथ चले वो सारी चीज़, है ना। गैल्वनाइजिंग क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, ये गैल्वनाइजिंग क्या होती है। क्रोम प्लेटिंग ये भी हम पढ़ेंगे अभी। एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज, देखो मैंने कहा था ना, अलॉय बना के हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ले सकते हैं मेटल की, है ना। तो अलॉयज अगर हम बना देते हैं किसी मेटल का, कोरोजन से भी वो मेटल को बचाता है। अगर हम किसी मेटल का अलॉय बनाते हैं तो कोरोजन से वो बचाता है उस मेटल को। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, बट इसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि अलॉय जो होता है वो कोरोजन से बचाता है मेटल को, ठीक है। गैल्वनाइजेशन क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा था, गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं हम कोरोजन से बचने के लिए। गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग क्या, वही कोरोजन आयरन की चीजों पर लगता है। गैल्वनाइजेशन क्या, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, मतलब एक जिंक की कोटिंग हम अप्लाई कर दें किस पे, स्टील पर या फिर आयरन पर, ठीक है। मतलब बेसिकली यही प्रोसेस है कि भैया स्टील पे या फिर आयरन पर हम एक जिंक की लेयर को कोट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं अच्छी तरीके से, फिक्स कर देते हैं उस पर, जो कि कोरोजन से या कहीं तो रस्टिंग से मेटल को बचाता है, लाइक स्टील और आयरन, ठीक है। वही है प्रोसेस, मेनली यही है इसका इंपॉर्टेंट, अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है ये भी देख लेते हैं भैया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस ही होती है। किसकी प्रोसेस, अप्लाइंग अ मेटल कोटिंग ऑन एनदर पीस ऑफ मेटल, मतलब एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग लगा देते हैं और बस वही फिर कोरोजन से उस मेटल को बचाता है। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं ऊपर, ठीक है। कोटिंग हम कर देते हैं, इसको तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं, बट ये जो हम करते हैं, हम ये कोटिंग करते हैं एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग, किसके द्वारा हो जाती है कोटिंग, होती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं ताकि कोरोजन से बचा सकें हम मेटल को। और ये किस द्वारा होती है, डिपोजिशन प्रोसेस बस यही होती है। जो कोटिंग हो पाती है ना एक मेटल पर दूसरे मेटल की, किस द्वारा होती है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस के द्वारा। अब ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस क्या भी आप आगे क्लास में पढ़ोगे। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी और भी जो चैप्टर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, जाके आप वॉच कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।